तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर दे रखा है 2022-23। तो इसका सेक्शन ए का सॉल्यूशन कराएंगे आपको। तो यहाँ पर सेक्शन ए में जो है 20 MCQ है और प्रत्येक MCQ जो है 1 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इक्वल टू पी क्यू क्यू की पावर 4 एंड b इक्वल टू बी स्क्वायर क्यू। तो हमें दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं ये, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, और p और q क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो मतलब बोलने का है कि a के प्राइम फैक्टर क्या है, ये a इक्वल टू जो भी है प्राइम फैक्टर्स हैं, b इक्वल टू ये है। और हमें जो है HCF दे रखा ए बी का p की पावर m q की पावर n, और एलसीएम दे रखा और हमें क्या निकालना है, m प्लस n और प्रोडक्ट m प्लस n का और r प्लस s के का प्रोडक्ट निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n की और r की और s की वैल्यू। तो ये कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है a इक्वल टू प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले a इक्वल टू जो प्राइम फैक्टर दे रखे हैं इसकी हेल्प से क्या निकलेगा हमारा, हम निकालेंगे इनका HCF और LCM। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF AB का हो जाएगा, अब यहाँ पर P की पावर 3 और B इक्वल टू में क्या है, ये एक्चुअली में P है, सॉरी P। तो यहाँ पर जो है B इक्वल टू पी स्क्वायर है, यहाँ पर A इक्वल टू में क्या है, P की पावर 3। तो HCF के लिए क्या लेते हैं, जो स्मॉलर पावर वाला होगा, जो कॉमन है, P कॉमन है, और जो कम पावर वाला होगा उसको लेंगे, यानी P स्क्वायर। और दूसरा है A इक्वल टू क्या है, Q की पावर 3 यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है Q की पावर नहीं, यहाँ पर Q की पावर 4 है। तो हम कम वाला लेंगे, यानी कम वाला यानी Q की पावर 3। तो ये हमारा HCF हो गया P स्क्वायर Q की पावर 3। तो LCM इसका उलट होता है, LCM और ए बी क्या आएंगे, जैसे P दोनों में कॉमन है तो हम बड़ा वाला पावर का लेंगे B की पावर 3, और Q की पावर 4 है, यहाँ पे Q की पावर 3 है B में, तो हम Q की पावर 4 लेंगे। तो ये LCM हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है जो हमें दे रखा है। हमें जो दे रखा है ये जो गिवन है हमारा, यानी HCF जो ये दे रखा है P की पावर m Q की पावर n, HCF दे रखा है, LCM कितना है, P की पावर r, तो P की पावर r। अब कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, m इक्वल टू 2 होगा और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या होगा, r इक्वल टू 3 होगा और s इक्वल टू 4। तो अब कर लेते हैं m प्लस n और r प्लस s का प्रोडक्ट। तो m प्लस n यानी 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ r प्लस s यानी 3 प्लस 4। तो ये हो गया हमारा 5 मल्टी 7 यानी 35। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी अल्टरनेटिव सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, लेट P बी ए प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ P। तो जब P प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर होता है, उसके दो फैक्टर होते हैं। तो P के दो फैक्टर होंगे, एक तो P खुद होगा और दूसरा क्या होगा, 1 होगा। तो ये दो फैक्टर होंगे P के। अब जब दो फैक्टर को ट्रेड करेंगे हम जीरोस के, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस P प्लस 1 एक्स प्लस P मल्टी 1 कितना होता P, तो एक्स स्क्वायर माइनस P प्लस 1
एक्स प्लस पी। तो ये देखते हैं कि कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस वन एक्स प्लस पी। तो हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री पी एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा देन पी इच, तो पी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं हम। अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, तो अल्फा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होती है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया पी और बी हमारा क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी है -2 और ए है हमारा पी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है वैसे तो, लेकिन अभी इसको अल्फा प्लस बीटा ही रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/p। अब दूसरी रिलेशनशिप क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। c कितना है 3p, a कितना है p है, p से p कैंसिल, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ गया 3। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दे रखा है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को हम अल्फा बीटा लिख लेते हैं और ये 2/p हो गया। अल्फा बीटा की जगह में अब क्या हो गया 3 वैल्यू आ गई, तो ये 3 रख लेते हैं 2/p, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, p इक्वल टू आ जाएगा 2/3। तो हमारा आंसर क्या होगा बी अल्टरनेटिव सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + y = 1 and 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1 is consistent, then k = 2। तो इनकंसिस्टेंट मतलब दोनों का ग्राफ क्या होगा पैरेलल होगा। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है अगर दो लीनियर इक्वेशन है b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो इनकंसिस्टेंट की रिलेशन होती है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन दे रखे हैं, तो इनको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो एक इक्वेशन तो अरेंज कर लेते हैं 3x + y, 1 को RHS LHS में ले जाइए, ये हो जाएगा ये, और दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी, ये इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है, और 2k - 1 x + k - 1 y माइनस 2k + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों इक्वेशन दे रखी हैं और यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। a1 क्या है, पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है यानी 3, और दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है 2k - 1 वो लिख लेते हैं इक्वल टू b1। पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, b2 दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है k - 1 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इतना कर लीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा 3k - 3 2k - 1, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 3 - 1 यानी 2, तो k इक्वल टू 2 आ गया हमारा। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा डी अल्टरनेटिव सही। अब क्वेश्चन नंबर 5। If the vertices of a parallelogram PQRS taken in order are P 3, 4, Q -2, 3 and R -3, -2, then the coordinates of its fourth vertex is R। तो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। और पैरेललोग्राम ऑर्डरली तरीके से लिख लेते हैं P, 3, 4
Q -2, और R क्या है -3, -2, और S के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो इसके मान लेते हैं XY। अब हम यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो जो है मिड पॉइंट जो होगा, PR का मिड पॉइंट होगा, वो QS का मिड पॉइंट, दोनों क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं सिंपली कि PR का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट किसका निकालना, PR का। तो हम क्या करते हैं, X कोऑर्डिनेटों को ऐड कर लेते हैं, यानी 3 - 3/2, और Y कोऑर्डिनेट जो होते हैं 4 और -2 है, 4 - 2 / 2। तो ये क्या आ गया, ये 0 आ गया, और ये क्या आ गया 2/2 यानी 1। और मिड पॉइंट ऑफ QS निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट तो सेम है, तो हम इक्वेट करेंगे दोनों को, आंसर आ जाएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ QS क्या हो जाएगा, X - 2 / 2, और Y कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिड पॉइंट का Y + 3 / 2। अब क्या है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, तो हम दोनों को इक्वल लिख लेते हैं। X - 2 / 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, और Y + 3 / 2 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर तो X = 0 आ गया, नहीं, X = कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर Y = कितना आ जाएगा 2 - 3 यानी -1। तो इस प्रकार से 2, -1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो S के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2, -1, ये आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का C अल्टरनेटिव सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC similar to triangle PQR. If AM, PN are altitudes of triangle ABC and triangle PQR respectively, and AB square ratio PQ square equal to 4:9, then AM ratio PN क्या होगा। तो इसके लिए समझने के लिए हम ट्राइंगल बना लेते हैं। यह है ट्राइंगल ABC, और एल्टीट्यूड है क्या AM, और दूसरा ट्राइंगल है PQR, इसमें एल्टीट्यूड है PN। अब हमें जो दे रखा है, एक तो हमें दोनों ट्राइंगल्स क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। दोनों ट्राइंगल्स हमें दे रखे हैं सिमिलर, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर 4:9 दे रखा है। तो दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, इसके लिए थ्योरम आपने पढ़ी होगी, एरिया ऑफ PQR ये होता है इनकी जो करस्पॉन्डिंग सिमिलर साइड्स हैं उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन में PR स्क्वायर। तो ये हम जानते हैं, ये थ्योरम है। अब हमें दे रखा AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर, तो AB PQ का रेशियो दे रखा है, यानी 4/9 ये हो जाएगा। अब ये कर लेते हैं BC अपॉन QR स्क्वायर, AC PR की ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे आगे, अदरवाइज ये हो गया। अब एरिया ऑफ ABC क्या होता है, हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड, तो BC मल्टी क्या हो जाएगा AM, और एरिया ऑफ PQR क्या हो जाएगा, हाफ मल्टी QR मल्टी PN। अब यहाँ पर अगर इन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो BC अपॉन QR क्या हो जाएगा, √4/9 यानी 2/3।
अब यहाँ पर हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और बी सी अपॉन क्यू आर यहाँ से उठा के हम यहाँ रख लेते हैं बी सी अपॉन क्यू आर की जगह में 2/3 और ये तो हमें निकालना ए एम अपॉन पी एन और इक्वल टू क्या है 4/9। तो ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू हो जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई 3/2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो ये हमारा रेशियो आ गया 2/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी अल्टरनेटिव सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ x tan 60 cos 60 इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री देन x इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। इक्वेशन दे रखी है हमें ये और 21 इक्वेशन में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स हैं उनकी वैल्यू रख लेते हैं। tan 60 इक्वल टू होता है √3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ पर से ये √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या बचा 1/√3 और 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है tan 30 की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/√3 क्या होगा tan 30। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी अल्टरनेटिव सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √t देन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू। तो सबसे पहले तो हम जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लेके चलते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा। अगर इसको sin cos में चेंज करेंगे क्योंकि वो दे रखा हमें, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। आप क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं sin थीटा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस ये बचेगा cos स्क्वायर थीटा। अब ऊपर तो हो गया 1, नीचे आ गया sin थीटा cos थीटा। अब क्या करना है हमें तो दे रखा ये, तो ऐसा करते हैं जो चीज़ दे रखी है हमें उसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी पहले ये लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और दोनों साइड में स्क्वायर करके ये क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा 1, उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 और sin थीटा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं 1 sin थीटा cos थीटा की 1/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 आंसर आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का बी वाला अल्टरनेटिव सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा कोई ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ पे डी ई पैरेलल टू बी सी दे रखा है और डी ई पैरेलल टू बी सी दे रखा है और ए ई दे रखा है ए यूनिट, ई सी दे रखा है हमारा बी यूनिट और डी ई दे रखा है हमें एक्स यूनिट और बी सी दे रखा है वाई यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर क्योंकि ट्राइंगल्स की साइड्स दे रखी हैं, छोटा वाला ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ए डी ई, तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आपको ये सीधे डायरेक्ट समझना है कि डी अगर किसी ट्राइंगल में डी पैरेलल टू उसका बेस है या कोई साइड है उसके पैरेलल दे रखा है तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स या ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी क्या होंगे सिमिलर होंगे, क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये एंगल क्या हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग। तो सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब सिमिलर ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज़ है थ्योरम है वो लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा जो चीज़ें हमें दे रखी हैं, हमें दे रखी है ए ई, तो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड ऊपर लिख लेते हैं ए ई अपॉन, और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड क्या है ए सी, और
हमें क्या दे रखा है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड डी और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या बी सी। फिलहाल 2 को लेके चलते हैं, बाकी हमें तो ये दे नहीं रखा। तो ए ई कितना है, ए ई हमारा ए सी है हमारा ए प्लस बी, डी ई हो जाएगा एक्स और ये अपॉन में वाई। अब ये करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए वाई एक्स ए प्लस बी। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी। अभी देख लेते हैं, अगर y इक्वल टू हो जाता तो a हमारा इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो जिस हिसाब से नीचे अल्टरनेट देख रहे हो आपको चेक करना पड़ेगा, x इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी, तो हमारा सी अल्टरनेटिव सही हो जाएगा। तो ये वाली रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विद ए डी पैरेलल टू बी सी and AD equal to 4 cm. Diagonals AC and BD intersect each other at O such that AO upon OC equal to DO upon OB equal to half, then BC equal to। तो इसके लिए पहले ट्राइपेजियम बना लेते हैं। अब हमें नहीं पता कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी, तो यहाँ पर ए बी सी डी, ए डी पैरेलल है बी सी के, ए डी बना देते हैं और ये बना देते हैं बी सी और एक ट्रेपेजियम बन गया। अब ए सी डायगोनल हो गया और बी डी डायगोनल हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इज एट ओ, तो ए ओ अपॉन हमें ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायगोनल्स का, और हमें जो दे रखा है वो ये है ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू हाफ, और बता रहा है कि बी सी को निकालो। तो यहाँ पर जो दे रखा है ए ओ अपॉन ओ सी और डी ओ अपॉन क्या दे रखा है ओ बी, और ये दे रखा है हाफ। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को जो दे रखा है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कोई भी ट्रेपेजियम होता है तो ये जो अपोजिट जो ट्रायंगल्स बन रखे हैं पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डिंग, मतलब पैरेलल लाइन बेस्ड जो ट्रायंगल्स हैं ये हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल अल्टरनेट और ये एंगल अल्टरनेट। तो ट्रिपल ए से दोनों ट्रायंगल्स ये सिमिलर होते हैं। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी। तो ये ध्यान लगा के आपको लिखना है, जैसे ट्रायंगल ए ओ डी है तो ये वाला एंगल क्योंकि इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इसलिए हम ए के करस्पॉन्डिंग सी पॉइंट लिखेंगे, ओ कॉमन है और यहाँ पर डी है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इसको ऐसे रिलेट करते हैं। अगर आपने बी ओ सी लिख दिया तो गड़बड़ हो जाए मामला। तो यहाँ पर ए ओ डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी लिखेंगे, और अब सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है वो क्या है वो लिख लेते हैं, ए ओ अपॉन ओ सी, जैसे वो जो ऊपर दे रखा है उस हिसाब से नाम लिख लेते हैं, ए ओ अपॉन ओ सी, और डी ओ इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, और ए डी अपॉन बी सी। तो ये हो गया। अब हमें क्या दे रखा वो देख लेते हैं, ये हमें दे रखा हाफ के, तो इसका मतलब क्या होगा, ए डी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ। अब इसमें ए डी इक्वल टू हमें दे रखा 4, तो लिख लेते हैं 4 अपॉन बी सी इक्वल टू हाफ। तो बी सी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सी अल्टरनेटिव सही हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बता रहा है, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर,
देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। तो यहाँ पर जो है हमें एक सर्किल दे रखा है, सर्किल का सेंटर मान लेते हैं O, और दो टेंजेंट्स हैं। रेडियस क्या है सर्किल की 3 सेंटीमीटर, और टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर लेते हैं। टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड, और दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो हमें ये पहले एक्सटर्नल पॉइंट को मान लेते हैं P, इस पॉइंट को नाम देते हैं Q और इस पॉइंट को R। अब P से O को मिला लेते हैं। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, टेंजेंट के जो बीच का एंगल होता है उसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है, जब कोई भी राइट ट्रायंगल है एक साइड दे रखी हो और एंगल दे रखा हो, तो समझो कि वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से ही सोल्व होने वाला है। तो यहाँ पर हम ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस यानी PO। तो ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस क्या हो जाएगा PQ। तो tan 30 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा OQ परपेंडिकुलर अपॉन में PQ बेस। तो OQ रेडियस है 3 और PQ यानी टेंजेंट की लेंथ हमें निकालनी है, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, और इस प्रकार से PQ इक्वल टू आ गया हमारा 3√3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का D। अब क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इच। तो कोई भी सर्किल है और उसके अंदर क्या है कोई स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है ऐसे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का सेंटर और सर्किल का सेंटर क्या होगा इक्वल होगा, वही होगा मतलब कॉमन, तो ये पता होना चाहिए। तो ये सेंटर ऑफ सर्किल हो गया और दोनों डायगोनल्स भी यहीं पे इंटरसेक्ट होंगे सेंटर में। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर की हमें दे रखी है साइड 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये एंगल कितने का है 90 डिग्री। तो स्क्वायर की साइड ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो हम क्या निकाल लेंगे इसका डायगोनल निकाल लेंगे, यानी ABC और D। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा √6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √72, यानी 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा 6√2, तो 6√2 हो गया AC। तो AC क्या है डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल यानी डायगोनल ही, जो स्क्वायर का डायगोनल होगा डायमीटर ऑफ सर्किल भी होगा। तो ये आ गया इतना डायमीटर ऑफ सर्किल, रेडियस कितनी हो जाएगी इसका आधा। और अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है πr स्क्वायर। तो पाई वही रख लेते हैं, सारे अल्टरनेटिव में पाई है तो पाई को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 2√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई मल्टी 4 मल्टी 2, तो कितना हो गया 8 पाई। तो 8 पाई कहाँ पे है, 8 पाई तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये गलत हो रखा। 2 जा 4 √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, 2√2, ये तो कुछ और होना चाहिए था। तो R इक्वल टू 3√2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो गया πr स्क्वायर और पाई मल्टी 3√2 का होल स्क्वायर यानी 9 मल्टी 2, यानी यह जगह 18 पाई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज दिस।
6√3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ब्रेथ हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा किसी क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट 6√3 सेंटीमीटर दे रखी है एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। और लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला जो क्यूबॉइड का होता है वो ये होता है √L² प्लस B² प्लस H²। और ये कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ डायगोनल दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कैसे निकलेगा, जब हमें ये दे रखा है और स्क्वायर दे रखा है तो हम एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं जो दे रखा है। तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर 6√3 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या होगा, L² प्लस B²। क्लास 9th में जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी वो लगानी है, और प्लस में क्या होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा 108, और यहाँ पर 2LB प्लस BH प्लस HL ये क्या है, और L² प्लस B² प्लस H², ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H², इधर भी स्क्वायर कर दें तो इसका तो 2 का स्क्वायर यानी 4 × 12 12 हो जाएगा। तो ये हमने 12 रख लिया, और ये जो चीज़ है ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा 108 माइनस 12। तो ये हो जाएगा आपका 800 दो गया 6, 10 से गया 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछ रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। तो हमें जो चीज़ दे रखी है, हमें दे रखा डिफरेंस मोड एंड मीडियन का। तो मोड माइनस मीडियन, तो ये हमें दे रखा है 24। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास जो है क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू क्या होता है, मोड। तो ये रिलेशनशिप होती है तीनों के बीच में, मीडियन, मीन एंड मोड में। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए मीडियन एंड मीन का डिफरेंस। तो यहाँ पर मोड को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जो हमें दे रखा है। तो मोड इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस मीडियन। तो यहाँ पर मोड की जगह में लिख लेते हैं 24 प्लस मीडियन, और इधर आ जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ये मीडियन को इधर ले आते हैं LHS में, 3 मीडियन माइनस मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, और ये 2 मीन है LHS में इक्वल टू 24। ये हो जाएगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू 24, और ये हो जाएगा मीडियन माइनस मीन, अरे 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। तो कितना आंसर आ गया, 12। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ठीक सही हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग एट डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहले तो ये देखेंगे कि 1 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन
1 रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी कवर होती है? कोई व्हील अगर एक रिवोल्यूशन करेगा तो डिस्टेंस कवर्ड होगी उसके सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर, और रेडियस हमें दे रखी है, तो ये वैल्यू निकाल देते हैं 22/7 मल्टी 0.25। 11 किलोमीटर डिस्टेंस में कितना रिवोल्यूशन करेगा वो निकालना है। तो 11 किलोमीटर, इसके पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेडियस हमें मीटर में दे रखी है। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएंगे 11,000। ये डिस्टेंस को डिवाइड कर लेते हैं हम, एक रिवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर होती है, तो ये हो गया 0.25। अब एक कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 11,000 और नीचे 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.50 मल्टीप्लाई 22, ऊपर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर इसके वो कर देते हैं, डेसिमल हटा देते हैं, 0 से 0 कट गया, और 22 से ये काट देते हैं कितनी बार? 50 टाइम्स, और ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 7,000 रिवोल्यूशन। तो ये आंसर आ गया 7,000 रिवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, हमें क्या करना है? ये हमें डाटा दे रखी है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्वेश्चन में पूछ रहा द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास, तो इसके लिए हम पहले टेबल्स बना लेते हैं। ये हो गया 0, 5, 5, 10, 10, 15 डाटा, 15, 20 और 20, 25। मॉडल क्लास तो ये होगी कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्लास है, और फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 हो गई, 15, 12, 29। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, 10, 25, 37, और ये हो जाएगा 57, और ये हो जाएगा 66। तो यहाँ पर मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? ये टोटल फ्रीक्वेंसी को ये निकाल लेते हैं n/2, 66 डिवाइडेड बाई 2, 33। तो 33 किस में अकोमोडेटेड होगी? 37 के अंदर। इस प्रकार से मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो क्या है? 10 आ गई, और जो मॉडल क्लास है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वो ये हो गई। तो यहाँ पर लोअर लिमिट ये मॉडल क्लास की हो गई और ये मीडियन क्लास की, और दोनों को सम निकालना है। तो 15 + 10 कितना होता है? 15 + 10 25। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस? तो इसके लिए हम ये डाटा बना लेते हैं। ये होगी 6 नंबर डाइस के, और क्योंकि 2 डाइस रोल डाउन हो रखे हैं और दूसरे डाइस के डिजिट्स ये हो गए। अब हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस? तो यहाँ पर 6 कहाँ कहाँ आएगा? यहाँ पर 1 6 आएगा, यहाँ पर 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, और इस लाइन में हर जगह क्या आएगा? 6, 6, 2, 6, 3, और क्या है? 6, 4, 6, 5,
और 6,6। तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 टाइम्स जो है 6 आएगा। अब क्योंकि एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट वंस लिखा है, तो हम एक वाला भी शामिल करेंगे जिसमें एक बार आ रखा है, और 2 वाला भी शामिल करेंगे, इसलिए ये भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि एटलीस्ट लिखा है। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो 11 हो जाएगा। यह प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें, तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी यानी एटलीस्ट 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फेवरेबल आउटकम 11 और टोटल आउटकम्स कितने होंगे, ये 6 × 6 36। तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर दे रखा हमें 5 tan बीटा = 4 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो हमें दे रखा है वो उसको लेके चलते हैं। tan बीटा = कितना हो जाएगा 5, उस साइड में आके क्या हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5। अब क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5² + 4² यानी √41। अब साइन बीटा = क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेन्यूज √41, और कॉस बीटा = क्या हो जाएगा, बेस कितना है 5/√41। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 मल्टी ये इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, 4/√41 -2 मल्टी कॉस बीटा 5/√41, और सेम बस साइन चेंज है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टी 4/√41 + 2 मल्टी 5/√41। तो 1/√41 तो कॉमन रख लेते हैं, अंदर बचेगा 20 - 2, 1/√41, यहाँ बचेगा 20 + 10, ये 10 है सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा हमारा 10, नीचे बचेगा 30, तो कितना आ गया 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन नंबर 19 and 20 ए स्टेटमेंट एजर्सन ए इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एजर्सन दे रखा है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज 17, देन एलसीएम इज 340। पहले चेक कर लेते हैं ये बात सही है कि नहीं है। तो हमें दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 5780 और एचसीएफ दे रखा 17। तो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को अगर एचसीएफ से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। तो ये 340 टाइम्स कट गया, तो इसका मतलब ये बात सही है। तो एजर्सन ये हमारा राइट है। अब देते हैं कि ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, ऑफ कोर्स एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर। तो यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल रिस्पेक्टिव देन बी सी = 20। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के मिड पॉइंट दे रखे हैं। ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, और इसका मिड पॉइंट क्या है, डी है 3,5, और ए सी का मिड पॉइंट है -3, -3। अब हम पहले तो ये निकाल लेते हैं, ये क्या है, ई है, डी ई निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। अंडरवुड हो जाएगा 3 -3, पहले माइनस है +3 हो जाएगा होल स्क्वायर, +5 -3 पहले से माइनस है +3 हो जाएगा होल स्क्वायर,
ये हो जाएगा कैलकुलेट करके 6×36 प्लस ये हो जाएगा 64 और ये आ जाएगा हमारा 10 ये आ जाएगी हमारी D10। अब क्योंकि D और E मिड पॉइंट्स हैं तो थर्ड साइड के क्या होता है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, क्लास 9th में जो पढ़ी होगी आपने। तो D हमेशा क्या होता है, हाफ ऑफ द BC। अब D हमें पता लग गया 10 है तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, BC आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो ये बात सही है। एक्सप्लेनेशन की जहाँ तक बात है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, हमने ये मिड पॉइंट थ्योरम से ही सोल्व करा है। तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ए सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।